गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, 2 दिन तकरीबन वीडियो नहीं बन पाया। उसके पीछे कारण जो है कि जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं न्यूज़पेपर डाउनलोड कर रहा था वहाँ पे कॉपीराइट का मामला आ गया। वो पूरा प्लेटफॉर्म ही बंद हो गया है। तो ऐसे में एक दोस्त हैं, दोस्त क्या जो कह सकते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं मेरे जीएस स्टडी 94 के माध्यम से, उन्होंने कहा सर क्या बात है कि आजकल वीडियो नहीं बन रहा है। तो मैंने उन्हें अपनी समस्या बताई। तो उन्होंने कहा कि सर आप मुझे अपना नंबर व्हाट्सअप कर दीजिए, उसके बाद मेरे पास अवेलेबल हो जाता है, मैं आपको भेज दूंगा। तो उन्होंने मुझे भेजा है। ये वैसे बता दें कि कल का है एडिटोरियल, पर मुझे लगा कि इसके बारे में कुछ बताना चाहिए। फिर जैसे ही वो आज का भी वीडियो भेजेंगे मैं आपको बता दूंगा। और प्रज्ञा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हो सकेगा तो दोपहर तक आपको बता दूंगा कि आरओ के लिए स्पेशली कौन कौन से बुक्स के माध्यम से पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस समय भी बहुत कम बचा है इस समय। तो चलते हैं अब आगे। चालू है ना यश। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा है, राजस्थान की उठापटक का सबक। आपने देखा होगा कि 2 महीने से लगातार जिस तरह से कांग्रेस कई जगहों पे अस्थिर होती चली जा रही थी। पहले कर्नाटक में हुई, फिर एमपी में हुई, फिर राजस्थान की बारी आई। पर कैसे कैसे तमाम तरह के बड़े बड़े बुद्धिजीवियों, पॉलिटिशियंस के माध्यम से गठजोड़ कर लिया गया कमल नाथ और सचिन पायलट के बीच में। और जहाँ पे कांग्रेस के लिए शुभ संकेत हैं कि अब सरकार नहीं गिर सकती। पर बीजेपी और जो विपक्ष की पार्टियां कह रहे हैं हम अब विश्वास प्रस्ताव लाएंगे सदन में। और उसके बाद कमलनाथ सरकार को साबित करना होगा कि सरकार अल्पमत में नहीं है, सरकार बहुमत में है। तो उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसी कई सारी बातें करेंगे इसके माध्यम से। इसे लिखा संजय गुप्त जी ने। तो आगे चलते हैं दोस्तों। करीब 1 महीने पहले सचिन पायलट की बगावत के चलते राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार जिस गंभीर संकट से घिर गई थी, उससे वह बाहर निकल आई। सोचिए, पूरी दुनिया में जिस तरह से लोग कोरोना वैश्विक महामारी से लोग डर रहे हैं, बचने का तमाम तरह के प्रबंध बना रहे हैं, वैश्विक स्तर पर तमाम तरह के वैक्सीन दवाओं का एक्सपेरिमेंट हो रहा है। पर भारत जैसे देश में कहीं पे सरकारें अस्थिर की जा रही हैं, तो कहीं पे दमन किया जा रहा है, कहीं पे अतिक्रमण किया जा रहा है। इसी के माध्यम से, इसी के आड़े लेकर कहीं पे नया कानून बना दिया जा रहा है। तो भैया सबसे इसे भी याद रखा जाएगा, जब पूरी दुनिया पैंडेमिक से मर रही थी तो हमारे देश में इस पैंडेमिक को दरकिनार करके अलग अलग कानून बनाया जा रहा था। गहलोत सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। यह जीत कांग्रेस और गांधी परिवार के लिए एक बड़ी राहत है। यह जीत इसलिए संभव हो पाई क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व पायलट को बुझाकर सुलह की राह पर लाने में सफल रहा। पायलट ने अपने 18 विधायकों के साथ बगावत इसलिए की थी क्योंकि वो अपनी उपेक्षा से त्रस्त थे। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर है, ऐसे कई सारे लोग ये भी पूछ चुके हैं कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ये जो सर्कमस्टेंसेज हुए हैं, जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हुई हैं राजस्थान में। तो एक ही चीज़ है, वो बार बार पर्सनली ये नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार कर रहे हैं सचिन पायलट की। जिस तरह से मैं उपेक्षा का शिकार हो गया था कांग्रेस में, राजस्थान सरकार में, वही वजह है कि मेरे समर्थन में 18 विधायक आए और हमने अपने ही सरकार के खिलाफ बगावत खड़ा कर दिया। ऐसे कई राज्य हैं जहां पे तमाम लोगों का उपेक्षा हो रहा है। यदि ऐसा कहीं भी हो रहा है तो आप लोग भी बगावत करिए। उनकी उपेक्षा इसके बावजूद हो रही थी कि वह राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष के साथ उप मुख्यमंत्री भी थे, क्योंकि कांग्रेस को बहुमत के करीब लाने में उनकी बड़ी भूमिका थी और उनके तमाम समर्थक विधायक बनने में सफल रहे थे। इसलिए माना जा रहा था कि उन्हें ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राजनीति के माहिर खिलाड़ी गहलोत ने मुख्यमंत्री पद हासिल किया। इसकी वजह यह थी कि उनकी गांधी परिवार में कहीं अच्छी पैठ थी। उनके मुख्यमंत्री बनने का नतीजा यह रहा कि उनमें और पायलट के बीच खटपट शुरू हो गई। दोनों के बीच दरार बढ़ती ही गई और यहाँ तक कि बोलचाल भी बंद हो गई। पायलट अपने जानने वालों के बीच गहलोत के साथ अपने खराब रिश्तों की चर्चा करते रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके इन्हीं तेवरों के कारण कांग्रेस हाईकमान के बीच उनकी पैठ कमज़ोर होती गई। जब उन्होंने बगावत की राह पकड़ा तब गहलोत के साथ साथ कांग्रेस नेतृत्व ने यही जाहिर किया कि उन्हें भाजपा शह दे रही है। हालांकि पायलट ने कभी भी भाजपा से अपनी निकटता को प्रकट नहीं किया। तो देखे होंगे सचिन पायलट के ऊपर तमाम तरह के ऐसे आरोप लगाए जा रहे थे जो इससे पहले कभी भी नहीं लगाया गया था, कि भाजपा के करीब जाने की
कि वो मंशा रख रहे हैं और भाजपा के गठबंधन के माध्यम से राजस्थान में वो एक नए सीएम के रूप में सरकार बनाना चाहते हैं। इससे तमाम तरह के आरोप लगे थे और जिस तरह से 1 महीने पहले दोस्तों सियासी उठापटक चल रहा था राजस्थान में ने, लोग यही सोच रहे थे एक लोकतांत्रिक सरकार को किस अलोकतांत्रिक व्यवस्था के माध्यम से गिराने की साजिश की जा रही है, जो अपने आप में एक शर्म का विषय है। लेकिन आम धारणा यही बनी कि बगैर उसके समर्थन से विद्रोही तेवर नहीं अपनाते हैं। साथ भाजपा ने उनका खुलकर साथ इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो अपने साथ 18 विधायक खड़े कर सकें। यदि उनका साथ देने वाले विधायकों की संख्या 30-32 होती तो शायद कहानी वैसी होती जैसी मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में सामने आई। तो आपको बता दें दोस्तों, बहती गंगा में कौन ऐसा है जो हाथ नहीं धोना चाहता है। यदि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं तो जो आपके विरोधी हैं वो पूरा कोशिश करेंगे कि आप लोगों के बीच में वैमनस्य बढ़ाने का, क्योंकि ये राजनीति है। साम दाम दंड भेद, जैसे भी हो सत्ता हासिल करनी है, कुर्सी हासिल करनी है। जो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता प्रमुखता जो है दोस्तों, कुर्सी हासिल ही करनी है। और बीजेपी वाले इसमें माहिर हैं, ठीक है। तो बच के रहा करो। आपस में किसी का आंतरिक दरार पैदा करोगे तो इसका लाभ कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी उठा लोगी, उसके बाद आपका राजनीतिक जो जीवन है उस संकट में आ जाएगा। पायलट ने कहा तो यह था कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, लेकिन वह गहलोत से जिस तरह सुलह करने को मजबूर हुए उससे यही प्रकट हुआ कि उनका दांव उल्टा पड़ा। और एक चीज़ मैं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से आपको बता दूं, कभी भी किसी भी पॉलिटिशियन, किसी भी राजनीतिक पार्टी, संगठन, संघ को कभी भी मैं मानता हूँ उनकी विचारधाराओं को इतना अंदर अपने मत डाल लीजिए कि कल आप 10 लोगों के बीच में ग्रुप में बैठे ना तो आप इतने हिंसक प्रवृत्ति के हो जाएं बात करते करते। जैसे कभी आप ग्रुप में बैठे, किसी ने मोदी जी के किसी पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर दे या आलोचना कर दिया, उसके बाद आप गुस्से में आ गए, कैसे कर दिए। तो ये भैया ऐसे लोगों से बच के रहिए, ये पागल हैं, सनकी हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति ही विरोध करता है, जो गलत चीज़ें हैं उसका विरोध करेगा। अगर वो गलत चीज़ों का विरोध नहीं कर रहा तो अपनी बात उसके सामने रखिए, कोशिश करिए कि नहीं आप गलत दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब ये है। पर ये तो बहुत गलत है दोस्तों, मित्रों। यदि आप किसी को बस भगवान का दर्जा देखिए, वो गलत हो ही नहीं सकते। अरे भैया, इससे पुराना जो है उन लोगों के वीडियो देख लीजिए जिनमें वो कहें हम फाड़ देंगे, चीर देंगे, चाइना पाकिस्तान की वाट लगा देंगे। वास्तविकता में बता रहा हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता और आप लोगों को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप लोग नौकरशाही के लिए पढ़े लिख रहे हैं। एक साफ सुथरी राजनीति में प्रवेश के लिए आप लोग मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों पक्षों के माध्यम से अपना पक्ष रखना पड़ेगा। इसका एक कारण यह भी नजर आता कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पायलट का साथ देने को तैयार नहीं हुई। वसुंधरा राजे मजी हुई नेता और जनता में उनकी अच्छी खासी पकड़ है, लेकिन उनके और भाजपा नेतृत्व के बीच रिश्ते सही नहीं समझे जाते हैं। सच्चाई जो भी हो, राजस्थान की उठापटक में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम तो खूब उछला, लेकिन वसुंधरा राजे चर्चा से गायब रहीं और वह मौन भी धारण किए रहीं। उन्होंने इस उठापटक को लेकर महज एक ट्वीट किया जिसमें कांग्रेस पर यह दोष मढ़ा कि उसके नेता जनता की फिक्र करने के बजाय आपस में लड़ रहे हैं। वह शायद यह मान रही थी कि पायलट का साथ देने और उसके साथ मिलकर सरकार बनाने से वह राजनीतिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगी। तो मैं एक चीज़ बता दूं, जिस तरह से वसुंधरा राजे जी ने, जो इससे पहले फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान की रह चुकी हैं, उन्होंने कहा कि ये जो कांग्रेस के लोग हैं जो आपसी आंतरिक जो कलह मचा रखे हैं, इससे उनका नुकसान कुछ नहीं होगा, पर इससे सबसे ज़्यादा नुकसान राजस्थान की जनता की होगी। जिस पैंडेमिक काल में, जिस कोरोना महामारी में चर्चा करना चाहिए कि हमारे देशवासियों को, राज्य के लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं, उन्हें कैसे उस समस्या से बाहर निकाला जाए, किस तरह से सैनिटाइज़र, जितने भी प्रिकॉशंस लिखे गए हैं उसमें कैसे किया जाए, रोज़गार कैसे दिया जाए, प्रवासियों की ज़िंदगी कैसे बचाया जाए, उन चीज़ों पर चर्चा ना करके ये लोग आपस में भिड़े थे। तो आप देख सकते हैं कि ये नेता लोग कितने स्वार्थी और लोभी होते हैं। चूँकि कांग्रेस के गतिरोध में गजेंद्र सिंह शेखावत की ज़्यादा सक्रिय दिख रहे थे, इसलिए यदि पायलट की बगावत सफल होती तो उनका ही कद बढ़ता। यह साफ है कि वसुंधरा ऐसे होते हुए नहीं देखना चाहती थी। कांग्रेस के संकट का फ़ायदा कैसे उठाया जाए इसे लेकर भाजपा एक मत नहीं थी।
इसका संकेत इससे भी मिलता है कि उसके कुछ विधायकों को राजस्थान से गुजरात ले जाया गया। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों आई? क्या भाजपा भी अपने विधायकों में टूट की आशंका से ग्रस्त थी? गहलोत सरकार के विश्वास मत के दौरान हुई बहस में पायलट ने जो कुछ हुआ उसे भुलाने की बात अवश्य कही, लेकिन कहना कठिन है कि वह एक विधायक के तौर पर सक्रिय होकर संतुष्ट बने रहेंगे। यह सवाल उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं कि आखिर उन्हें गहलोत से समझौता करने से हासिल क्या हुआ, और यदि उन्हें यही करना था तो फिर बगावत की राह पर गए ही क्यों? पता नहीं वो इस सवाल से कैसे निपटेंगे, लेकिन उन्हें समझौते की राह पर लाने में प्रियंका गांधी की जो भूमिका रही उससे वह पार्टी के लिए नई संकट मोचक बनकर उभरी। वह दखल नहीं देती तो शायद पायलट राहुल गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं के आश्वासनों पर भरोसा करने को तैयार नहीं होते हैं। पायलट भविष्य में अपनी राजनीति का संचालन चाहे जैसे करे, भारतीय राजनीतिक पाला बदल और टूट फूट की बीमारी से बाहर आती नहीं दिख रही है। एक के बाद एक राज्य में विधायकों की बगावत का सिलसिला कायम होता दिखा है। हालांकि दल बदल को रोकने के लिए एक कानून अवश्य है, लेकिन वह प्रभावी नहीं दिखता, और शायद तब तक दिखेगा भी नहीं जब तक चुने हुए प्रतिनिधि इस या उस बहाने पाला बदलने की अपनी आदत नहीं छोड़ते। विधायकों की इस प्रवृत्ति के कारण अलमत या कमज़ोर बहुमत वाली सरकारों के मुखिया सदैव अपनी कुर्सी बचाने के लिए चिंतित रहते हैं। इससे सरकार का कामकाज प्रभावित होता है और जनता को नुकसान उठाना पड़ता है। सरकारें शासन करने के लिए चुनी जाती हैं, न कि अपने को बचाए रखने की चिंता करते रहने के लिए। दुर्भाग्य से आज़ादी के बाद से न जाने कितनी सरकारें विधायकों या फिर सांसदों के अपने दल से अचानक होने वाले मोह भंग के कारण गिरी हैं। यह मोह भंग विचारधारा या फिर सिद्धांतों के कारण कम पद पैसे के लालच में अधिक होता है। इससे सभी दल अच्छी तरह परिचित हैं, लेकिन वे राजनीति में सुधार करने के लिए तैयार नहीं। इसी का नतीजा है कि अब एक नई तरह की राजनीति रिजॉर्ट राजनीति के रूप में देखने को मिल रही है। इस राजनीति में चुने हुए प्रतिनिधि भीड़ बकरियों की तरह नजर आते हैं। यह कोई अच्छी स्थिति नहीं। इससे भारतीय राजनीति की बदनामी होती है और उसके प्रति लोगों का भरोसा भी डिगता है। यह स्थिति लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं। राजस्थान और उसके पहले मध्य प्रदेश सरीखे घटनाक्रम अन्य अनेक राज्यों में देखने को मिल चुके हैं। इससे सभी दलों को सबक लेना चाहिए और राजनीति की कमजोरियों को दूर करने के लिए सक्रिय होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता और सरकारें इसी तरह राजनीतिक उठापटक से ग्रस्त होती रहीं तो इससे सुशासन के लक्ष्य को हासिल करने में और मुश्किलें तो आएंगी ही, भारतीय लोकतंत्र बदनाम भी होगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।